जिसके लिए आपने यहाँ पर ज्वाइन किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको इसका स्क्रीन के ऊपर, अच्छा मुझे एक चीज़ थोड़ा सा मेक श्योर करें प्लीज़ कि आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है क्लियर, स्क्रीन मेरी क्लियर आ रही है या नहीं नज़र आ रही, मुझे चैट बॉक्स में लास्ट में बताइएगा ताकि मैं उस हिसाब से अपना स्टार्ट लूँ, क्योंकि अक्सर और बेशतर प्रॉब्लम इस तरह की कभी आ जाती हैं बीच में, तो मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को कोई मसला है। ओके, थैंक यू सो मच। सो 3D मैक्स का आज हमारा फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हम इसका ओवरव्यू के बारे में बताएंगे आपको कि आखिर ये है क्या चीज़, ये किस बला का नाम है, ये क्या है, इसका आप इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं और किस तरह से इसका एक इंटरफेस है जिस पे आपने काम करना है। ये इंटरफेस बहुत टिपिकल नहीं है, बहुत सिंपल और बहुत इजी और बहुत मज़ेदार है। सिर्फ और सिर्फ आपको चीज़ों की नॉलेज होना इसमें ज़रूरी है। अगर वो आपको है तो इसमें काम करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल टास्क नहीं है ये, कि ऐसा कि आप इसको कर नहीं सकते। आप सब कुछ कर सकते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस आपको चाहिए होती है जो कि आपने करनी है। ठीक है। सो ये इसका इंटरफेस है, इसमें 4 इसके व्यू पोर्ट्स हैं। अब व्यू पोर्ट्स से आप लोग पूछेंगे कि व्यू पोर्ट्स लाइक जो आपकी ये विंडोज हैं 4, जो कि आप देख सकते हैं 4 विंडोज। ठीक है। और 3D का असल मकसद क्या है, 3D क्यों कहते हैं इसको? 3D इसलिए कहते हैं कि इसकी डायमेंशन 3 होती हैं, यानी कि एक्स वाई जेड, ये 3 एक्सिस के ऊपर कंसिस्ट करता है, जिसकी वजह से इसको 3D कहा जाता है, 3 डायमेंशनल कहा जाता है। और इसमें सबसे बड़ी बात और अच्छी बात क्या है कि जब भी आप कोई चीज क्रिएट करते हैं तो आप उसको 360 एंगल पर घुमा के देख सकते हैं। आप जिस तरह चाहें उसको अपनी मर्जी से अप डाउन लेफ्ट राइट पर्सपेक्टिव कैमरा या जो भी एंगल से आप देखना चाहें आप उसको देख सकते हैं। ठीक है। 2D 2 डायमेंशनल होता है, उसमें 2 एक्सिस की बात की गई होती है, जेड सॉरी एक्स और वाई एक्सिस की। ठीक है। और ये जो होता है इसमें जेड एक्सिस भी आते हैं। अब अगर आप गौर करें, आप व्यू पोर्ट के अंदर ही अगर गौर करें तो एक ये छोटा सा एक एंड में एक जिसके ऊपर मैं अभी अपना जो ये माउस का एरो घुमा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं, ये वाई जेड और एक्स आ रहा है, मतलब कि इसमें 3 एक्सिस हैं जिसकी मैंने अभी बात की। तो इसी वजह से इसको 3D कहा जाता है। और इसके अंदर सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है इसके अंदर जो मैं बताना चाहूंगा आपको, ये कि ये यूजर फ्रेंडली बहुत ज्यादा है अदर सॉफ्टवेयर की निस्बत। अगर आप देखें एज कम्पेयर टू ब्लेंडर, एज कम्पेयर टू माया, एज कम्पेयर टू रैविड राइनो, मैंने काफी सॉफ्टवेयर को देखा, उनके इंटरफेसेस देखे, उनके थोड़ा बहुत काम भी किया। इनके माया पे तो मेरी काफी अच्छी कमांड थी टाइम पे, मैंने किया भी उसको। लेकिन उसकी निस्बत मुझे नजर आया कि यार माया पर भी वही काम हो रहा है, 3D मैक्स पर भी वही काम हो रहा है, तो क्यों ना उस काम को किया जाए जिसमें यूजर इंटरफेस आसान है, इसके फीचर्स इसके टूल्स आसान है, ऑपरेट करना इजी टू ऑपरेट है, तो इसको किया जाए। सो इसको मैंने पकड़ा, इसको मैंने किया। और यही मैं आपको कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। हमने इस इंटरफेस में जितनी चीज़ें देखनी है वो सारी नहीं करनी होती हैं। उनके सेम फीचर्स होते हैं, सेम जो है मतलब उनके समझ लें कि पैरामीटर्स होते हैं। एक चीज़ को बनाने के 10-10 तरीके होते हैं। कोई नॉर्मल स्प्लाइन से बन जाता है, कोई पॉली से बनता है, कोई ज्योमेट्री से बनता है, तो हम हर तरीके से आपको चीज़ों को बताएंगे। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपने सारे ही टूल यूज़ करने। इसमें से मैं वो टूल्स पे फोकस करूंगा जिनमें आपकी कंप्लीट मॉडलिंग, कंप्लीट लाइटिंग और कंप्लीट रेंडरिंग टेस्टिंग ईच एंड एवरीथिंग हो जाती है। अब ये सारे जो फेसेस मैंने आपको बताए, बहुत से लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा, यार ये क्या चीज़ है, मॉडलिंग तो चलो समझ में आ गया, लाइटिंग फिर टेक्सचरिंग फिर रेंडरिंग, ये मराहिल हैं आगे के, जैसे स्टेप्स होते हैं। आप जब सीढ़ी पे पहला कदम रखते हैं तो वो पहला कदम तो नहीं ना रख के रह जाते, आप आगे बढ़ते हैं ना, सेकंड स्टेप चढ़ते हैं, थर्ड स्टेप चढ़ते हैं, फोर्थ स्टेप चढ़ते हैं, इस तरह करके आप अपनी उस मंजिल तक पहुंच जाते हैं या उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां की रिक्वायरमेंट होती है पहुंचने की। सीधी सी बात है। इसी तरह से इसमें भी है, जब आप एक फर्स्ट स्टेप से चढ़ते हैं मॉडलिंग, फिर सेकंड स्टेप होता है लाइटिंग, फिर थर्ड स्टेप होता है टेक्सचरिंग, फोर्थ स्टेप होता है रेंडरिंग, देन फिर आप फाइनल प्रोडक्ट का आउटपुट ले पाते हैं। आगे मैं बात करूंगा इसके हवाले से, इंटरफेस के हवाले से। चीज़ें तो हम बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे, जाहिर बात है, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें आप सीखते भी जाएंगे और मैं आपको सिखाता भी जाऊंगा। ये हमारे व्यू पोर्ट्स हैं जिसमें इसको पर्सपेक्टिव कहा जाता है, जिसमें जेड वाई एक्स तीनों एक्सेस दिखेंगे आपको।
ये एक्स और वाई एक्स दिखाएगा, फ्रंट है, ये टॉप है, ये भी ये आपको दिखाएगा जेड और एक्स एक्सिस, ठीक है, ये लेफ्ट है, ये वाई और एक्स एक्सिस दिखाएगा। इस तरह से करके ये डिफरेंट आपके जो है वो पोर्ट्स हैं, इनको हम कंसिडर कर लेते हैं कि जी इतना इतना ये हमें दिखा रहा है। लाइक हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा मेन विंडो है जिसके अंदर हमने काम करना होता है, ठीक है। मैं शुरुआत करूंगा यहाँ से कि ये इसका कमांड पैनल है, ठीक है, ये इसका जो है टूल किट है जिसमें आपके रेंडर सेटिंग और ये सारी आती है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होती है सारी चीजें, यानी कोई भी मेरा ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी प्रिमिटिव, कोई भी मॉडल तैयार करूंगा उसके अंदर इन सब चीजों का, इन टूल्स का यूज होता है। इसमें रोटेशन है, स्केलिंग है, और मूव करने के लिए टूल है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। बट ये वाला जो आप पैनल देख रहे हैं, कमांड पैनल जिसको कहा गया है, ये पैनल सिर्फ और सिर्फ आपके व्यू पोर्ट की रोटेशन के लिए, व्यू पोर्ट को जूम इन जूम आउट करने के लिए, व्यू पोर्ट रीसेटिंग के लिए, इसमें वो सारे ऑप्शन है। पैनिंग का ऑप्शन है, व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज टॉगल है जिसमें आप व्यू पोर्ट को बड़ा और छोटा करके भी देख सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। तो इसमें आपके लिए हर तरह की आसानियां मौजूद हैं। सो मैं एक बात करता हूँ, मेरा व्यू पोर्ट की सेटिंग आउट हो गई है भाई, मैंने सबको जूम इन कर लिया, बहुत ज़्यादा जूम इन कर लिया, अब मेरा ग्रिड गायब हो गया। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए मैं जूम ऑल पे क्लिक करूँगा, सॉरी इस पे क्लिक करूँगा मैं, जूम एक्सटेंड ऑल सेलेक्ट, ठीक है। अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ और इसको मैं करता हूँ तो मेरे इस व्यू पोर्ट के साथ जूम इन जूम आउट करने के साथ साथ बाकी व्यू पोर्ट भी जूम इन जूम आउट हो रहे हैं। ये फीचर तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया, लेकिन देखें हमारा एक इशू ये है इसमें कि हमने सारे व्यू पोर्ट एट अ टाइम जूम इन जूम आउट नहीं करने होते, ऐसी नौबत ही नहीं आती इसमें। आपने सिर्फ एक व्यू पोर्ट को जूम इन जूम आउट करना होता है, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो राइट हो, फ्रंट हो या पर्सपेक्टिव हो, राइट। अच्छा, उसके लिए आपके पास एक माउस जो कि स्क्रॉल वाला माउस होना जरूरी है। जो पहले नॉर्मल माउस आते थे वो इसमें काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए फिर आपको यहाँ पर आना पड़ेगा जूम वाले ऑप्शन पे। मैं कहता हूँ कि आप स्क्रॉल माउस यूज करें, स्क्रॉल माउस से स्क्रॉल करने में आपको इजी होगा, बड़ा छोटा करना आसान होगा। किसी भी व्यू पोर्ट पे आ जाएं, सिर्फ व्यू पोर्ट पे आ जाएं अपने माउस को लेकर, और वो जूम इन जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो गया हमारा पहला ऑप्शन एक्सटेंड, और ये दूसरा वाला जिसमें हम सारे व्यू पोर्ट्स को कर रहे हैं। अच्छा, एक ये भी है, इसमें क्या है, अगर आपका व्यू पोर्ट इस तरह हो गया है, आपने जैसे इस पर क्लिक किया तो आपका ये व्यू पोर्ट रीसेट हो गया, यानी जिस व्यू पोर्ट को आपने जूम इन कर दिया, जूम आउट कर दिया, वो सिर्फ उसी को करेगा, क्या, रीसेट। आपने इसको रीसेट किया, रीसेट हो गया। इसको मैं इस पर क्लिक करके रीसेट करूंगा, रीसेट हो जाएगा, ठीक है। और ये नॉर्मल जूम इन जूम आउट है, ये आपका स्क्रॉल के थ्रू भी हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं, ये चार तो आपको आइडिया हो गया क्या काम कर रहे हैं, ठीक है, और इनमें ज्यादातर यूज होता है ये वाला जूम वाला। अदर ऑप्शन बहुत कम यूज होते हैं, नादो शाज यूज होते हैं। अगर आपका लेट सपोज कोई व्यू पोर्ट बहुत गायब हो गया, नजर ही नहीं आ रहा आपको कि आपका कोई ग्रिड था यहाँ पर, और आपका ऑब्जेक्ट डेफिनेटली ग्रिड पे ही होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके लिए फिर आप सिंपल से इसको क्लिक कर देंगे, या इसको क्लिक कर देंगे, या इसको क्लिक कर देंगे, तो आपका वो व्यू पोर्ट में ग्रिड नजर आ जाएगा जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट है। समटाइम होता क्या है, जब हम काम कर रहे होते हैं ना एक लार्ज स्केल पर, उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, उसमें प्रॉब्लम ये आती है कि आपका जो व्यू पोर्ट होता है ना वो बहुत ज्यादा, सम टाइम ऐसा होता है कि ऑब्जेक्ट जो है ना वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, यानी कि लगता है कि जैसे व्यू पोर्ट के अंदर कुछ है ही नहीं मौजूद, पर वो एग्जिस्ट करता है आपके व्यू पोर्ट में, होता है, मौजूद होता है आपके 3D के अंदर, बट आपको दिख नहीं रहा होता। तो उसके लिए फिर आप ये वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं, या इनमें से कोई एक ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, तो आपका व्यू पोर्ट रिसेट हो जाता है और वो ऑब्जेक्ट आपकी निगाहों के सामने आ जाता है, ठीक है। अच्छा, ये अगला ऑप्शन है मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल। किस चीज़ को डाउनलोड, सॉफ्टवेयर को। सॉफ्टवेयर डाउनलोड के लिए मैंने ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर दिए हुए अपने, मैं बल्कि एडमिन को भी कहता हूँ, साहब आप इनको आफ्टर क्लास, अगर इनको किसी को लिंक्स नहीं मिले हैं वो लिंक्स प्रोवाइड कर दें। अगर सॉफ्टवेयर आप लोगों के पास नहीं है तो आपको मैं मशवरा दूंगा, जो आप बाय टॉरेंट या आप इंटरनेट के थ्रू डाउनलोड करेंगे उसमें समटाइम वायरसेस आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, बाकी आगे आपकी मर्जी, अगर आप नेट से करना चाहें तो कर सकते हैं, आप इसको सीडी के थ्रू कर लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा, बजाय इसके कि आप इसको इंटरनेट से डाउनलोड करें और फिर वायरस इसको फेस करते रहें। तो आप डाउनलोड जब कर लें इसको, इसकी फाइल को, इसके सेटअप फाइल को, तो उसके बाद मेरी रिकॉर्डेड वीडियो वो देखिएगा जिसमें मैंने इंस्टॉलेशन का तरीका प्रॉपर बताया है, A to Z। इसके इंस्टॉलेशन का तरीका, इसके प्लगइन्स के इंस्टॉलेशन का तरीका, वो ईच एंड एवरीथिंग आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है। वो आपको हमारे एडमिन शाह प्रोवाइड करते हैं, सही है। अच्छा जी, ये था हमारा ऑप्शन मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल।
अब इसमें क्या है कि आपने किसी एक व्यू पोर्ट को क्लिक किया और आपको बड़ा करना पड़ता है, क्योंकि ये वाला बहुत ज्यादा टूल यूज होता है आपका। क्योंकि जाहिर बात है, आपने कोई अगर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, अब उस ऑब्जेक्ट को मैक्सिमाइज करके देखना चाह रहे हैं, तो वो कहाँ से करेंगे आप? जाहिर जाहिर बात है, यहाँ से तो आप जूम इन कर लेंगे उसको जितना कर सकेंगे, लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर बड़े विंडो चाहिए, पूरी स्क्रीन पे इस पे विंडो चाहिए, तो आप इसको करेंगे क्लिक। ठीक है। और अपने साथ एक चीज मैं आपको बताना भूल गया कि अपने साथ पेंसिल और एक पेन या कोई भी चीज रख के बैठे हैं, कि मैं आपको शॉर्टकट कीज जो बीच बीच में बताऊंगा, उसको आपने नोट डाउन करना है अपने पास। इज इट क्लियर? क्यों? कि होता क्या है, जब आप वीडियो देखते हैं, समटाइम वीडियो आप स्किप करके भी देख लेते हैं, समटाइम आपको लगता है यार नहीं तो छोटी छोटी बातें, चलो आगे थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा दो, तो आप वो चीजें बहुत सारी मिस कर जाते हैं बीच में लेक्चर के। तो आप क्या करें, आप एक नोट पैड लेके बैठे हैं, उस पर लिखते जाए, मैं जो शॉर्टकट कीज बताऊंगा वो भी आपने नोट डाउन करनी है। ठीक है। अच्छा, ऑल्ट डब्ल्यू, ऑल्ट डब्ल्यू इज अ शॉर्टकट की ऑफ व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज टॉगल। ऑल्ट डब्ल्यू, ठीक है। आप इसको बेशक चाहे मेंशन कर लें अपनी वर्डिंग में, जैसे चाहे मेंशन कर लें, वरना ऐसा हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमाइज व्यू पोर्ट टॉगल इक्वल टू या शॉर्टकट की ऑफ ऑल्ट डब्ल्यू। ठीक है जी, ऑल्ट डब्ल्यू इज अ शॉर्टकट की ऑफ मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज व्यू पोर्ट, राइट। अच्छा, अगला ऑप्शन है ऑर्बिट। ऑर्बिट सब ऑब्जेक्ट। ऑर्बिट सब ऑब्जेक्ट में क्या होता है, वेबसाइट से बिल्कुल मिल जाता है, फाइल एसी के नाम से वेबसाइट है, फाइल एसी डॉट कॉम। फाइल एसी डॉट कॉम। मैं आपको बल्कि एक काम करता हूँ, चैट बॉक्स में आपको लिख देता हूँ, ताकि आप उसको उससे भी डाउनलोड करके देख लें। फाइल एसी डॉट कॉम के ऊपर जाएंगे, वहाँ आप सर्च करेंगे, वहाँ पर आप जाकर लिखेंगे 3D स्टूडियो मैक्स या ऑटोडेस्क 3D मैक्स 2015। वैसे वो 21 तक के वर्जन दिखा रहा होता है, आप 21 करना चाहें तो कर लें, लेकिन उसका और इसका थोड़ा सा जो कुछ फीचर्स हैं उनमें तब्दीली है। और फिर उसमें एक प्रॉब्लम ये आता है कि इसका जो प्लगइन है वो आपको मिल जाएगा, उसके प्लगइन का मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, जो कि इसका रेंडर इंजन जिसको हम कहते हैं, जो कि वीरे रेंडर इंजन है, वो थोड़ा मिलना समटाइम मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं 2015 आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 2015 ही करें, उसका वीरे इजीली आपको मिल जाएगा, उसकी जो सेटअप फाइल है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं, आपने ऑर्थो किया, सॉरी ऑर्बिट किया ओपन, तो आपने देखा कि अब आपका व्यू पोर्ट मूव कर रहा है। लेकिन इनमें से किसी ऑप्शन पे अगर मैं देखता हूँ रोटेट, लेट सपोज दोनों का एक ही काम है, रोटेट वो कर रहा है, ये भी रोटेट ही कर रहा है तरह से, लेकिन रोटेट ये इसको नहीं करेगा, वो ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर मैं पहले ही आपको कंफ्यूजन क्लियर कर दूं, क्योंकि जब मैं इस पे आऊंगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन रह जाती है कि यार ये भी रोटेट कर रहा है तो फिर इसका क्या काम है, ये क्यों है? वो ऑब्जेक्ट के लिए, वो व्यू पोर्ट के लिए नहीं, ये व्यू पोर्ट रोटेशन है। ठीक है। तो आप ये व्यू पोर्ट को रोटेट करते हैं, इसमें अपनी मर्जी से घुमाते हैं, आपने जेड प्रेस किया, जेड प्रेस करके रीसेट हो गया, आपने इसको घुमा दिया, फिर जेड प्रेस किया, रीसेट हो गया। तो जेड इज अ शॉर्टकट की ऑफ रीसेटिंग योर व्यू पोर्ट, राइट। आपने जब व्यू पोर्ट की रीसेटिंग करनी है तो आपने सिंपल जेड भी प्रेस करना है, सो यू कैन डू दिस, राइट। अच्छा, अगला फिर अब मैं आपको पॉइंट बताता हूँ कि यह है पैनिंग। पैनिंग क्या होगी, आपका व्यू पोर्ट में ऑब्जेक्ट पड़े में, आपने उसको देखना है थोड़ा सा राइट साइड करके, थोड़ा सा लेफ्ट मूव करके, कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसका सिरा किधर है, इसका जो है वो फुट किधर है, या जो भी एक्सरसाइज आपको आप देखना चाहें, आप उसको पैनिंग के थ्रू कर सकते हैं। और पैनिंग आपकी जो है वो स्क्रॉल के बटन से भी होती है, अगर आप स्क्रॉल को प्रेस करके रखें तो आपकी पैनिंग हो जाएगी। उसके लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो इधर ही आएँ, पहले इस पर क्लिक करें फिर आप इधर आएँ, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। आप लेट सपोज की बात है कि आप सिंपल माउस का स्क्रॉल भी प्रेस करेंगे, अब देखिए मैंने जूम इन सेलेक्ट किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं कि माइक्रोस्कोप सा बना हुआ रहा होगा स्क्रीन पे। ठीक है, लेकिन क्या है कि मैंने जैसे स्क्रॉल क्लिक किया, अभी मैंने अपने माउस का स्क्रॉल क्लिक किया हुआ है, तो मैं इसको मूव करने के काबिल हूँ, मैं इसको मूव कर सकता हूँ अपने व्यू पोर्ट को कहीं भी लेफ्ट राइट अप डाउन घुमा फिरा सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अगर मुझे वापसी मूव पर आना है या डिफॉल्ट पर आना है, तो मैं सॉरी डब्ल्यू प्रेस करूंगा। डब्ल्यू जैसे प्रेस किया मैंने, तो मेरा ये एरो आ गया, यानी कि मैंने, अगर मैं इधर तरफ पैनिंग पर था और मैंने फिर डब्ल्यू प्रेस कर दिया, तो मैं नॉर्मल मोड में आ गया दोबारा से। जो डब्ल्यू है वो आपकी शॉर्टकट की है। ओके। अच्छा, ये है फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू का जो काम है वो मैं आपको वैसे भी बताता हूँ, लेकिन आगे मैं इसकी प्रॉपर एक छोटी सी एक्सरसाइज करके दिखाऊंगा आपको। लेकिन अभी इस एक्सरसाइज का टाइम नहीं आया, अभी सिर्फ मैं आपको वर्बली बताऊंगा, ताकि आपको एक पॉइंट, इसका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो कि आखिर ये है क्या चीज़, फील्ड ऑफ व्यू है क्या चीज़। आपने अगर कभी गौर किया हो कि आप रेलवे ट्रैक के एक तरफ खड़े हैं, रेलवे ट्रैक, और आप उसको अपने ट्रैक के दरमियान में खड़े हुए, लेफ्ट राइट दोनों तरफ ट्रैक और सेंटर में आप खुद हैं, और आप देख रहे हैं दूर तक वो ट्रैक जा रहा है,
वो जाया जा रहा है। अब आपको एक सर्टेन पॉइंट पे आके लगेगा कि वो ट्रैक आपस में मिल रहे हैं, एक दूसरे से मीट कर रहे हैं। जब तो वो मीट नहीं कर रहे होंगे, आपकी आंख का जो फील्ड ऑफ व्यू है वो वहां तक का, लाइक आपकी आंख वहां तक उस चीज को डिटेक्ट कर रही है, उससे आगे डिटेक्ट नहीं कर पा रही, तो वो लग रहा है उस पॉइंट पे मिले हुए। लेकिन जब आप उस एक्चुअल पॉइंट पे चले जाएंगे जो वो मिले हुए, तो वहां से जब आप पीछे वाले पॉइंट्स को देखेंगे तो लगेगा वो मिले हुए आपस में। तो फील्ड ऑफ व्यू का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी सेम एज इट इज यही है। या आगे जब हम कुछ मॉडल बनाएंगे, कुछ करेंगे, तो उसमें आपको फील्ड ऑफ व्यू में समझाऊंगा, एक चीज में करके भी दिखा दूंगा आपको, ताकि आपको ये आइडिया क्लियर हो जाए। ठीक है, ये थे हमारे टोटल कमांड पैनल्स, और होपफुली कि आप लोगों ने इसको लिखा होगा। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ी सी प्रिमिटिव्स के हवाले से। ये एक बहुत मेन पार्ट है, यानी ये समझ लें कि ये बैकबोन है इसकी 3D मैक्स की। अगर ये नहीं है तो ये सारे टूल्स, ये सब चीजें बेकार हैं, इसमें कोई किसी काम की नहीं है। ये सबसे मेन है, क्योंकि आपका जितना मॉडल मेक होना है, जितना आपका लाइटिंग लगना है, जितना आपका कैमरा लगना है, वो सारा आपका होना लगना इसी में से है। ठीक है, तो इसको बेसिक बेसिक अभी आपको समझाता हूँ। देन आगे फर्दर हम जब मॉडलिंग प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, तो उसमें इंशाल्लाह आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा, राइट। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स हैं। ठीक है, इसी तरह से शेप्स हैं, इसी तरह से लाइट्स हैं, कैमरास हैं, और हेल्पर्स हैं। आगे वाले जो हैं वो आपके एनिमेशन साइड पर आते हैं, उसका स्टिल मॉडलिंग में कोई ज़्यादा काम नहीं होता, और इवन के हेल्पर्स का भी बहुत ज़्यादा काम नहीं होता। हेल्पर्स भी ज़्यादातर ज़्यादातर एनिमेशन के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन हम यहाँ पर स्टिल मॉडलिंग पे इतना काम कर लेंगे इंशाल्लाह कि आप उसी में आगे अपना स्कोप बना पाए। ठीक है, तो आपने इन चार चीज़ों को नहीं भूलना ड्यूरिंग मॉडलिंग, और ये आपकी यूज़ होंगी चीज़। देखें, आपको मैं आज एक छोटी सी बात बताऊं, जो 3D मैक्स एक सॉफ्टवेयर है ना, वो नेचुरल एनवायरनमेंट पे बेस करता है। यानी कि वो चीज़ें तमाम तर जो हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट पर बेस करती हैं आपकी। क्यों? कि आपने अक्सर डिज़ाइन देखे होंगे, और अगर आपने मेरा जो डेमो सेशन ज्वाइन किया जिन स्टूडेंट्स ने, और माशाल्लाह सबने किया था, तो उन्होंने देखा होगा कि उसमें मैंने कैसे लाइटिंग लगाई है, कैसे धूप का इफेक्ट दिया है, कैसे टाइलिंग की हुई है, कैसे सब कुछ किया हुआ है। तो उन सारी चीजों के लिए एक आपने देखा होगा कि एक लगता है जैसे तस्वीर खींची हुई है उसकी, एक फोटो रियलिस्टिक रिजल्ट है। सॉरी, तो वो काम कब हो रहा है? वो काम इस सॉफ्टवेयर के अंदर ही हो रहा है, और इन टूल्स की मदद से ही हो रहा है, जो मैंने अभी आपको ऊपर दिखाए कि लाइट, कैमरा, प्लान और ज्योमेट्री। लेकिन एक नेचुरल, एक एक रियल इन्वायरमेंट, एक फोटो रियलिस्टिक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए 3D मैक्स सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है, और सबसे इजी सॉफ्टवेयर है, मजेदार सॉफ्टवेयर है। आप लोग करेंगे इसको मजा आएगा। स्टार्टिंग में हर चीज मुश्किल होती है, स्टार्टिंग में लाइफ में हर चीज मुश्किल होती है। आपको मिसाल दूं ना, जब आप गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं, मोटरसाइकिल चलाना सीखते हैं, या कोई भी नया बिजनेस शुरू करते हैं, कोई भी नई जॉब पे जाते हैं, तो आपको उस एनवायरनमेंट में या उस माहौल में एडजस्ट होने के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। इसी तरह से जब आप गाड़ी ड्राइव करना सीखते हैं, तो गाड़ी में बैठते के साथ आपको स्टीयरिंग चलाना नहीं आ जाता, या आपको गियर लगाना नहीं आ जाता, या क्लच और ब्रेक पे आपका काबू नहीं हो जाता। थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है उस पर, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, डेली ड्राइव करते हैं, निकालते हैं, एक आधी दफा तो लग भी जाती है गाड़ी, तो फिर उसके बाद समझ में आने शुरू होता है कि यार नहीं, अब यहाँ से ऐसे टर्न लेना है, यहाँ से ब्रेक लगानी है, यहाँ से रेस देनी है, क्या करना है क्या नहीं करना। राइट, इसी तरह से हर काम का होता है। ये सॉफ्टवेयर भी इसी तरह से होते हैं कि जब आप इनको करने खड़े होते हैं, उस वक्त आपको ये थोड़ी लगता है कि यार बहुत मुश्किल है, लेकिन जब आप कर रहे होते हैं तो फिर ये आपके लिए आसान होता चला जाता है। सो मैं स्टैंडर्ड प्रिमिटिव से बात करूंगा। इसमें आगे कॉलम को अगर आप इसका जो ड्रॉप डाउन मेन्यू करें, तो इसमें आपको एक्सटेंडेड प्रिमिटिव, कंपाउंड ऑब्जेक्ट, पार्टिकल सिस्टम, पाथ ग्रिड्स, बॉडी ऑब्जेक्ट, ये कुछ एनिमेशन साइड पर है, कुछ स्टिल हैं, लेकिन ज्यादातर स्टिल के लिए, जैसे डोर्स हैं, विंडोज हैं, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव या लाइक ई एक्सटेंडेड है, जैसे फोलियाज वगैरह, दरख्त वगैरह, और रेलिंग वगैरह, स्टेयर्स हैं, और उसके अलावा बड़े सारे ऑब्जेक्ट हैं जो आपके कंस्ट्रक्शन साइट पे भी काम आएंगे, और आपके वैसे भी वो काम आएंगे। ठीक है, अच्छा, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में क्या होता है, ये ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ये ज्योमेट्रिकल शेप्स कह लें आप इसको। ठीक है, ये ज्योमेट्री कहलाती है आपकी। ठीक है, आपने देखा उसमें बॉक्स है, कोन है, स्फीयर है, ज्योमेट्री है, जियोस्फीयर है, सिलेंडर है, ट्यूब है, टॉरस है, पैरामीटर ट्यूब, ये सारे लिखे हुए ट्रिपॉड पर। ठीक है, अब मैं लेट सपोज कोई एक पकड़ लेता हूँ बॉक्स, ये बॉक्स बन गया मेरा, सिंपल डिलीट से सिंपल डिलीट हो गया। ठीक है, तो प्रिमिटिव क्या, एक ज्योमेट्री की सूरत लाइक के आपका कह लें कि बॉक्स हो गया, स्फीयर हो गया, ये चीज़ें आप बनाते हैं, और मॉडलिंग के देखते हुए, यानी कि लाइक आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये मेरा एक रूम बनना है इंटीरियर का, तो वो आप कभी भी कोन से या स्फीयर से नहीं बनाने खड़े हो जाएंगे, या सिलेंडर से नहीं बनाएंगे, आप सिंपल बॉक्स से बनाएंगे।
तो आपने अपनी डिजाइनिंग मॉडलिंग की नौयत भी देखनी है, आखिर ये बन किस चीज से सकता है। ये आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन पर भी डिपेंड करती है चीजें। देखिए हमेशा याद रखें, ये मैं आपको एक बड़े एक राज की बात बता रहा हूँ। आप इस फील्ड में जब कदम रख चुके हैं ना, तो आपने अपने एक तो माइंड को फ्रेश और एक्टिव रखना है, दूसरी चीज कि आपने कोई डिजाइन देखना है कहीं, आप कभी जा रहे हैं किसी इवेंट पे, जा रहे हैं कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, कहीं फैमिली में जा रहे हैं, रोड पे गाड़ी में बैठे हैं, सिग्नल बंद हो गया, अब सिग्नल के आसपास कहीं होर्डिंग्स लगी होती हैं, लाइक आपके बोर्ड्स लगे होते हैं, 3D सिग्नेच लगी हुई होती हैं जगह जगह, इमारतों के ऊपर उन्होंने 3D साइनेज लगाई हुई होती है अपनी। तो क्या होता है, वो सारे आइडियाज होते हैं, उसमें फिर डिजाइनिंग आइडियाज भी आपको आ रहे होते हैं कि यार ये फला डिजाइन हम फला जगह बना सकते हैं। उससे आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ती है। और अगर आपको लगता है कि यार ये मैं भूल जाऊंगा, तो आप उसकी स्नैप ले लें, ताकि कल को अगर आपको कोई असाइनमेंट आ जाता है और उससे रिलेवेंट असाइनमेंट आ जाता है, तो आपके पास ऑप्शन हो कि आप उसको कर सकें। सही है। ये थे आपके स्टैंडर्ड प्रिमिटिव। एक्सटेंडेड प्रिमिटिव में भी ऑलमोस्ट वही सारी चीजें हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ फर्क है थोड़ा सा, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आइंदा लेक्चर्स में बताऊंगा। अभी फिलहाल हमने इसके इंटरफेस के हवाले से चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, देन फिर हमने आगे बढ़ना है। अच्छा, ये आ जाते हैं शेप्स। जाहिर बात है, हर जगह आपको सॉलिड ऑब्जेक्ट तो रिक्वायर्ड नहीं होता, कुछ जगहों पे आपको लाइनिंग की भी नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, कोई ऐसी चीज आ जाती है इनके कि वो आपको बनानी ही लाइन से पड़ती है, वो आपके बॉक्स से क्रिएट नहीं हो सकती है, वो पॉसिबल नहीं है, वो आपके स्फीयर से क्रिएट नहीं हो सकती है, नॉट पॉसिबल। सो आपने स्प्लाइन के थ्रू उसको बनाना है। दिस इज स्प्लाइन कॉलम, राइट। ये स्प्लाइन से नर्व्स और एक्सटेंडेड स्प्लाइन को आप छोड़ दें, एक्सटेंडेड स्प्लाइन भी वही काम करती है जो ऑलमोस्ट स्प्लाइन काम करती है। ठीक है जी, इस तरह की चीज है इसके अंदर। सही है। और ये सिंपल स्प्लाइन है। फिर आ जाता है थर्ड, लाइट कॉलम। अच्छा, हमारे पास ना इस 3D के अंदर एक बड़े मजे की बात क्या है कि इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। मतलब लाइक ऐसा नहीं है कि इसके अंदर हमारे पास कुछ चंद ऑप्शन है, कोई दो चार ऑप्शन हमने प्ले करना है, उसके बाद फिर बस काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप लाइट के कॉलम में आए तो लाइट में फोटोमेट्रिक लाइट है, स्टैंडर्ड और वीरे लाइट है, तीन लाइट्स का इसमें सबसे ज्यादा काम है। और उनमें भी सबसे ज्यादा वीरे और स्टैंडर्ड का काम होता है। फोटोमेट्रिक भी यूज होती हैं, बहुत सी जगहों पर यूज होती है, लेकिन कुछ जगहों पर यूज होती है, कुछ जगहों पर नहीं भी होती, हर जगह पर यूज नहीं आ सकते। ज्यादातर वीरे लाइट का और स्टैंडर्ड लाइट का ही काम आपका होता है जो कि निकलता है। ठीक है। चौथा और आखिरी हमारा यहाँ तक का जो है वो है कैमरा। कैमरे में भी दो किस्म के कैमरे हैं, एक स्टैंडर्ड कैमरा और एक वीरे कैमरा। हमारा जो यूज होता है वो वीरे कैमरा यूज होता है। वीरे फिजिकल कैमरा हम लोग यूज करते हैं, कभी भी कोई रिजल्ट निकालना होता है, कोई उसकी रेंडरिंग करनी होती है, उसके लिए हम कैमरा अप्लाई करते हैं वीरे फिजिकल। क्योंकि देखें, हम लोग जो काम करेंगे वो हम वीरे पे ही काम करेंगे सारा, यानी कि हमारा जितना भी टोटल काम डिपेंड करता है वो वीरे के ऊपर ही करता है। ठीक है। वीरे रेंडर इंजन, वीरे मटेरियल, वीरे जो है वो लाइट, वीरे सन, तो वीरे ही वीरे है। और वीरे इंस्टॉलेशन इसके अंदर करवाने का तरीका भी मैंने आपको बताया हुआ है, वीडियो आपको मिल जाएगी, उसमें आप देख लीजिएगा। उसके बगैर आपका 3D पे काम करना ऐसा है जैसे कि आपने एक बहुत अच्छा खाना बनाया, दाल या जो भी कुछ बनी बहुत अच्छी बनी, लेकिन उसको तड़का लगाना भूल गया, तड़के के बगैर मजा नहीं आएगा। तो इसी तरह से इसका भी है कि वीरे के बगैर आपको मजा नहीं आना काम करने का, और वीरे के बगैर काम करना मैं समझता हूँ काफी हद तक नामुमकिन ही है। क्योंकि असल एक्चुअल जो रिजल्ट्स हैं, जो खूबसूरत विजुअल्स हैं, फोटो रियलिस्टिक रेंडर्स हैं, वो आपके निकलते वीरे की बेस पर है। सो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस इस काम में बहुत 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 ज्यादा है। सही है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं ऊपर भी कुछ आपको चीजें नजर आ रही है। क्रिएट, क्रिएट से तो डेफिनेटली आपके जहन में एक पॉइंट आ रहा होगा, यार ये क्रिएट करने वाला कॉलम है हमारा, हमने कोई भी चीज अगर क्रिएट करनी है, हमने यहाँ पर आके क्लिक करना है, क्रिएट होगा। ये मॉडिफायर्स हैं। मॉडिफायर एक्चुअल करते क्या है, आपके ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन कर देते हैं, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। अब लेट सपोज आपने अगर कहीं किसी ऑब्जेक्ट को, मैं एक मिसाल देता हूँ, चले आपको एक छोटा सा आइडिया दे देता हूँ कि ताकि आपको समझ में आ जाए आखिर इसका मकसद है क्या, इस तरह से आपको शायद समझ ना आ पाए। अभी आपने सिर्फ मॉडलिंग पे गौर नहीं करना है मेरी, अभी आपने सिर्फ और सिर्फ देखना है कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ कि मॉडिफायर बेसिकली होते कैसे। अब लेट सपोज कि मैं आया मॉडिफायर पे आके मैंने FFD बॉक्स लगाया। FFD बॉक्स लगा के अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो देख लें आप, ये मॉडिफाई हो गया मेरा, बॉक्स मॉडिफाई हो गया, लेकिन इसका शेप खराब नहीं हुआ अभी। लेट सपोज अभी मुझे लग रहा है इसका शेप खराब हो गया, लेकिन मैं जो इसको बंद करूंगा मेरा शेप वापसी अपनी पर। अगर इसकी सबसे बड़ी खासियत मॉडिफायर की यही है कि आप इसमें ये एडिशनल समझ लें ऑप्शन है, आपने लगा दिया, आपको नहीं समझ आ रहा, मजा नहीं आ रहा, आपने इसको क्लोज कर दिया, डिलीट कर दिया कि भाई ये मुझे नहीं चाहिए था,
ये गलत लग गया मुझसे। लेकिन हाँ, अगर आप ड्यूरिंग मॉडलिंग पॉली में कन्वर्ट करने के बाद अगर आप उसका शेप चेंज करते हैं, सो यू कांट बी अनडन। आप उसको दोबारा से अंडू या उसको नहीं दोबारा से रिवर्स कर सकते। कंट्रोल जेड करता है वो, कंट्रोल जेड द शॉर्टकट की ऑफ अंडू, बट एक लिमिटेड पॉइंट पे वो अंडू करता है, उसके बाद नहीं करता। अगर आपने उसमें 10 चेंजेस कर दिए, एक आपने पॉइंट कहीं से पकड़ा, एक पॉइंट कहीं से पकड़ा, एक पॉइंट कहीं से पकड़ा, लेट सपोज की बात है, मैं आपको चले ये भी एक एक्सरसाइज बता देता हूँ थोड़ी सी। मैंने इसको पॉली में कन्वर्ट कर लिया, पॉली में कन्वर्ट करके मैंने एक पॉइंट ये पकड़ लिया, एक पॉइंट ये पकड़ लिया, एक पॉइंट से ये पकड़ लिया, एक पॉइंट से इसको नीचे कर दिया, फिर एक पॉइंट से इसको ऊपर कर दिया, फिर एक पॉइंट से इसको नीचे कर दिया। अब मैं कंट्रोल जेड करना चाहूंगा, ये भी हो गया, ठीक है। लेकिन एक सर्टेन पॉइंट पे आके जब आपका कोई मॉडल बहुत ज्यादा आगे जा चुका होता है, लाइक आपने बहुत ज्यादा डीप मॉडलिंग कर ली होती है उसके ऊपर, तो वो 4 6 8 10 बार अंडू करेगा, उसके बाद वो अंडू नहीं करता, अगले ऑप्शन को बंद कर देता है, ब्लॉक करता है, एक लिमिटेड पॉइंट तक वो अंडू करता है, ठीक है। सो इसमें क्या नुकसान होता है, जब अगर आप मॉडिफायर से नहीं करते वो काम और आपको इन केस बाय डिफॉल्ट करने ही इस तरह पड़ जाता है पॉली में कन्वर्ट करके, तो इसका सबसे बड़ा जो नुकसान है और वो ये है कि आप उसको दोबारा इस तरह से नहीं कर सकते, जैसे कि आपने उसको डिलीट किया एफएफडी बॉक्स और वो अपने आप बॉक्स दोबारा से बॉक्स बन गया था, लेकिन वो बॉक्स के साथ उसका बाउंडिंग बॉक्स शो कर रहा था एफएफडी बॉक्स का, उससे हम दोबारा से उसको उसी शेप में लेके जा सकते थे। तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, लेकिन एफएफडी बॉक्स जो है वो हमारा एक मिनट रुकें जरा, ये प्लीज जिसने भी की है हरकत, लेक्चर के दौरान प्लीज कोशिश किया करें कि इस तरह से आप अपनी कोई चीज़ अगर पूछनी होती है उसको चैट बॉक्स में पूछा करें, ना कि आप लाइन्स लगाना शुरू कर दें, बाकी स्टूडेंट्स को डिस्टर्बेंस होती है इस तरह से, ठीक है। सो एफएफडी बॉक्स जो है वो आपका ये काम करता है, मैंने मिसाल दी थी आपको कि उसमें आप अपनी मर्जी से चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन जब पॉली में कन्वर्ट कर दिए फिर आपके पास चेंजेस के चांसेस खत्म हो जाते हैं, फिर आपने बस उसको मॉडल ही करना होता है। अंडू 2 3 बाद 4 के बाद वो अंडू उसको नहीं करता आगे से, सही है। तो ये था आपका मॉडिफायर का और इसका डिफरेंस पॉली का। ये भी मैंने आपको बता दिया कि ये आपके नेक्स्ट लेक्चर में जाना था, लेकिन मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको बेसिक इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगले लेक्चर में जब मैं मॉडल करना शुरू कराऊंगा तो फिर आपको मैं ये चीज़ दोबारा रिपीट नहीं कराऊंगा, फिर उसमें आपको सब चीज़ें आइडिया होगा कि यार मॉडिफायर क्या काम कर रहा होता है हमारा और पॉली में हम क्या काम कर रहे होते हैं। ये हिरार्की ऑप्शन है, ये आपका क्या होता है, पिवट सेटिंग के लिए होता है। अगर आपका लेट सपोज कोई बॉक्स का पिवट आउट हो गया है तो उस पिवट की सेटिंग के लिए, ये लेट सपोज मैं इसको पिवट को यहाँ रख देता हूँ, ये हो गया आपका पिवट यहाँ पर, ठीक है। तो ये पिवट सेटिंग के लिए, इसमें और भी ऑप्शन है लेकिन ज़्यादा जो यूज़ होता है वो पिवट सेटिंग का ही आपका यूज़ होता है, ठीक है। हर चीज़ को करने के आपके पास ऑप्शन होते हैं, जिस तरह मैंने अभी ये रिमूव की ना लाइंस, तो ये भी ऑप्शन था मेरे पास, तो मैंने कर दिया इसको। सो आगे आप देखें ऊपर, ये वाला जो कॉलम है इसको मैं आपको बता के और उसके बाद आपका लेक्चर आज का हम क्लोज करेंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि बेसिक ओवरव्यू देना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आगे जब आपने कोई चीज़ करनी है तो जाहिर बात है उसके लिए आपको उसकी बेसिक नॉलेज तो होनी चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। अच्छा जी, ये आ गया अंडू और रिडू का ऑप्शन। ये मैनुअली ऑप्शन है, यानी कि लाइक आप कंट्रोल जेड करके अंडू कर रहे थे, कंट्रोल शिफ्ट जेड रीडू के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर आप कंट्रोल अगर जेड ना यूज़ करना चाहें तो आप यहाँ से आके कर सकते हैं इस ऑप्शन के थ्रू, ठीक है, शॉर्टकट की के बगैर, ठीक है। ये लिंक वाले ऑप्शंस हैं, ये लिंक्स करने के लिए लेयर को इनको आप छोड़ दें, आगे समझाऊंगा अभी लेक्चर्स में आपको। अच्छा, ये ऑल का मतलब ये क्या, ऑल में आपके सारे शेप्स ज्योमेट्री लाइट हर चीज़ सेलेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर आप खाली ज्योमेट्री पे क्लिक कर देते हैं फिर आपके सिर्फ ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होंगे, ठीक है। अगर आप शेप पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ शेप्स आपको सेलेक्ट होंगे, ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट नहीं सेलेक्ट होंगे। अगर आप लाइट पे क्लिक करते हैं तो सिर्फ इन्वायरमेंट में जितनी लाइट्स होंगी वो सेलेक्ट होंगी, अदरवाइज और कोई ऑप्शन आपका सेलेक्ट नहीं होगा। तो ये इसका फंक्शन है जो यहाँ पर मैंने आपको दिखाया करके जो इसकी फीचर्स बताया। नहीं नहीं, अंडू का ऑप्शन आप बढ़ा नहीं सकते, ठीक है ना। हाँ, उसका अलबत्ता ये जरूर होता है कि आपकी जो फाइल होती है वो ऑटो बैकअप में सेव हो रही होती है। अगर इन केस आपको ज्यादा पीछे जाना पड़ जाता है, आपको लगता है कि यार 5 6 बार अंडू के बाद मजीद पीछे नहीं जा रहा है, लेकिन मुझे उससे प्रीवियस फाइल अपनी रिक्वायर्ड है,
तो वो आप ऑटो बैकअप से उठाते हैं, और वो भी मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा कि ऑटो बैकअप से आपने किस तरह फाइल उठानी थी, और ऑटो बैकअप करना जरूरी क्यों होता है वो भी आपको बताता हूँ। कि सम टाइम आपकी फाइल करप्ट हो जाती है, सम टाइम आपकी फाइल मिस हो जाती है, सम टाइम आपकी फाइल डिलीट हो जाती है, तो वो ऑटो बैकअप में आपके पास रिस्टोर पड़ी होती है, आप वहां से उठा सकते हैं फाइल अपनी। तो ये ऑप्शन आपके पास इस सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल होता है, जिससे आपकी जिंदगी और आपका काम बहुत आसान हो जाता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से ये सारे ऑप्शन ऊपर आ रहे हैं, इसमें एक आ रहा है सेलेक्ट बाय ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये क्या है कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपके इन्वायरमेंट में होते तो आप यहाँ से बाय ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो उसको। इसी तरह से ये एक है सेलेक्ट फ्रॉम सीन। अब वो भी कब होगा, जब आपके ऑब्जेक्ट्स बने होंगे। लेट सपोज की बात है कि मैं इसको कैंसिल करता हूँ और यहाँ से आके मैं इसको डिफरेंट बॉक्सेस और डिफरेंट चीज़ें क्रिएट कर लेता हूँ। कोई भी चीज़ ऐसे बना देता हूँ ताकि पता लग जाए कि आपको ये आखिर इसका मकसद क्या है। अब देखें आपके बॉक्स 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 कोन स्फीयर, जिस नाम से जो चीज़ थी वो उस नाम से यहाँ पर हमारे पास शो हो गई है। अब यहाँ से इस बल्ब के ऊपर आपने क्लिक किया, वो हाइड हो गया। इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे ये येलो होगा, तो मतलब वो ऑब्जेक्ट हमारा शो हो जाएगा। जिस तरह से लाइक आपकी कमरे की लाइट होती है, अगर आप वो बंद करते हैं सारी चीज़ें अंधेरे में चली आती है, लगता है कि कुछ है ही नहीं कमरे के अंदर का। लेकिन जो ही आप लाइट ऑन करते हैं तो आपकी सारी चीज़ें विजिबल हो जाती है, नजर आने लग जाती हैं आपको। सो यही यहाँ पर भी सीन है आपका। ठीक है, ये सिलेक्शन है, ये सिलेक्शन यूज होती है, इसके अलावा अगली कोई सिलेक्शन आप यूज नहीं करते और ना करने की ज़रूरत है। सिर्फ रेक्टेंगल सिलेक्शन ही आपकी टोटल मॉडलिंग में, टोटल डिजाइनिंग में कारआमद है। उसके अलावा कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, सेलेक्ट एंड मूव, ये वाला टूल छोड़ दें किसी काम का नहीं, जिसमें सेलेक्ट एंड मूव की बात की गई है। सेलेक्ट एंड मूव के लिए आप क्या करते हैं, लेट सपोज आपने इधर क्लिक कर दिया, ई प्रेस कर दिया आपने, आपको वापसी इस पे आना है सेलेक्ट एंड मूव पे, तो या तो आप इस तरह आएंगे या फिर आप डब्ल्यू प्रेस करेंगे तो आप आ जाएंगे। डब्ल्यू इज द शॉर्टकट की ऑफ सेलेक्ट एंड मूव। ठीक है। फिर इस तरह से सेलेक्ट एंड रोटेट है। सेलेक्ट एंड रोटेट में क्या है, वो ऑब्जेक्ट रोटेशन के लिए, जैसे कि इसको प्रेस किया मैंने तो ये ऐसे रोटेट हो जाएगा। अब ये व्यू को रोटेट नहीं करेगा, अभी हमारे ऑब्जेक्ट को रोटेट करेगा। इसी तरह से मैं डब्ल्यू प्रेस करता हूँ तो मेरा ऑब्जेक्ट मूव का ऑप्शन आ गया, वो उसने मुझे जो पिवट पॉइंट्स है वो दे दिए। अच्छा, रोटेशन की शॉर्टकट की क्या है, ई। ई इज अ शॉर्टकट की ऑफ रोटेशन। इसको किसी भी एक्सेस में आप अप डाउन लेफ्ट राइट रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ई इज अ शॉर्टकट की ऑफ रोटेशन। इसी तरह से स्केलिंग है। स्केलिंग क्या करता है, स्केल करता है, छोटा करता है, बड़ा करता है ऑब्जेक्ट। इसमें तीन किस्म के स्केल हैं, लेकिन ज्यादातर ये दो ऊपर वाले यूज होते हैं। थर्ड वाले को यूज करना मेरे ख्याल से बेकार है, क्योंकि वो आपके ऑब्जेक्ट का जो वो होता है ना, कह लें कि अ, एक जो कह लें कि इसकी जो डायमेंशंस होती हैं इसकी, ये जो प्रोपोर्शन होते हैं वो उसको खराब कर देता है। ठीक है। इस तरह करके आप आपके आपके कंट्रोल में नहीं है, ये अपनी मर्जी से बस कर रहे हैं। ठीक है, तो बेहतर होता है कि आप कंट्रोल जेड करें और आप इसके थ्रू या इसके थ्रू करें, और इसकी शॉर्टकट की क्या है, आर। आर इज अ शॉर्टकट की ऑफ स्केलिंग। ठीक है जी, ये स्केल हो गया। अच्छा, इसी तरह से व्यू, स्क्रीन, वर्ल्ड, पेरेंट, लोकल, गिम्बल, ये मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज़ बताने के लिए मुझे कुछ ड्रॉ छोटा मोटा करना पड़ेगा। सो इसलिए अभी ड्रॉ करने वाली पोर्शन पे हम नहीं है, अभी सिर्फ हम इसके इंटरफेस के ऊपर बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर आके ये पिवट की सेटिंग का है कि पिवट आप सेंट्रलाइज कर दें, पिवट को आप कहीं भी मूव कर दें, उसके लिए। ठीक है, जिस तरह मैं इस पर क्लिक करता रहा हूँ मेरा पिवट अपने आप ऊपर नीचे मूव हो रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये जो है ये मैनिपुलेट सेलेक्ट के लिए यूज नहीं होता। शॉर्टकट की आपने चेंज नहीं करनी, कि शॉर्टकट की जो बाय डिफॉल्ट है वो उसकी होनी चाहिए, क्योंकि जाहिर बात है हर जगह पर वही चीज़ बताई गई है, हर जगह पर वही चीज़ समझाई गई है, तो आप अपनी मर्जी से की कर लेंगे तो फिर उसको याद रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है आपके लिए। वो एक अलग बात है कि आपकी प्रैक्टिस उस पर बहुत ज़्यादा हो जाए तो आप याद रख सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल हो जाता है। सो इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं चीज़ों को लेके, और वो ये आपको यू शेप मैग्नेट्स नजर आ रहे होंगे, ये सारे स्नैपिंग के लिए होते हैं। जैसे इसमें स्नैप टॉगल है, एंगल स्नैप है, ये सारे परसेंटेज स्नैप है, ये स्नैपिंग के लिए होते हैं। स्नैपिंग क्या करता है, वो उसको स्नैप कर देता है व्यू पोर्ट के साथ। कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया उसको वो व्यू पोर्ट का स्नैप कर देता है। यानी कि अभी हम अगर लेट सपोज की बात कर लेते हैं कि अगर हम इसको इजीली मूव कर रहे हैं,
ये अभी कहीं स्टक नहीं हो रहा हमारा, कहीं रुक रुक के नहीं मूव हो रहा, लेकिन जैसे हमने ये ऑन किया या ये ऑन कर दिया तो अब ये हमारा ऐसे ऐसे करके होना शुरू हो जाएगा, जैसे कि जर्क आ रहा है इसमें, ये देखिए। और यहाँ से यहाँ पर एक येलो कलर के एंगल्स भी लिखे हुए आ रहे होंगे, वो आप देखते हैं कैसे कैसे होगा। -5, -10, -15, -20, -30 और ये -45। लेकिन अगर मैं इन दोनों को बंद कर देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ आपको, तो अब मैं इसको एग्जैक्ट या तो 90 नहीं कर पाऊंगा या एग्जैक्ट 85 नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा ऊपर या नीचे जाएगा, क्योंकि हाथ की मूवमेंट पे होता है ना। आपका हाथ एकदम से अगर ज्यादा मूव हो गया तो वो ऊपर चला गया, ज्यादा कम मूव हो गया तो वो नीचे की तरफ आ गया। तो इस तरह से एंगल आपका घट रहा होता है या बढ़ रहा होता है। तो स्नैपिंग से क्या होता है, वो एक्यूरेट एग्जैक्ट आपको उसी 5-5 के गैप से एंगल वो करता है। जैसे अगर 45 है तो 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80 इस तरह से चल रहा होता है। ठीक है जी, ये हमारे थे स्नैप टूल्स, ये आपने देख लिए। और इसकी शॉर्टकट की एस है। एस इज अ शॉर्टकट की ऑफ स्नैप टूल। लेकिन वो ये वाला स्नैप है जो ये एंगल स्नैप है, इसके लिए आपको मैनुअली करना पड़ेगा। शॉर्टकट की इसकी भी है, लेकिन इसकी सेट नहीं हुई थी इसके अंदर। ठीक है, इसी तरह से मिरर है। मिरर क्या काम करता है, मिरर अंडर सी बात है, वही काम करता है जो एक नॉर्मल मिरर काम करता है। मिरर का मतलब वही होता है कि आप अपने आप को खड़े होकर देख सकते हो, मिरर में आप ही नजर आए अपने आप को। तो यही काम यहाँ पर होगा, जब जैसे मिरर पे क्लिक किया मैंने इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके और कॉपी करके निकाल दिया बाहर, तो वो उसमें मिरर करती है, मतलब दो ऑब्जेक्ट बनाती है। और इसका मैं एक और काम कर सकता था कि मैं शिफ्ट प्रेस करके भी इसको कॉपी कर सकता था, तो भी वो मिरर का काम करता है। सो सिंपल मिरर का काम आपका यही है। अच्छा, इससे आगे जाते हैं अलाइन। अलाइन का मतलब क्या होगा कि वो आपके ऑब्जेक्ट के साथ अलाइन कर देगा इस छोटे ऑब्जेक्ट को। अलाइन मतलब या तो सेंट्रलाइज कर देगा या साइड कर देगा। अब ये इसने कर दिया क्या, इसको सेंट्रलाइज करके। अच्छा, मैंने नोट किया है। सॉफ्टवेयर हैंग हो गया था क्योंकि थोड़ा सा प्रॉब्लम एक दो दिन से मेरे साथ चल रहा है। तो ये है कि 1 मिनट। जी, सो हम यहाँ तक पहुँचे थे। और अलाइन का भी आपको समझ आ गया। साथ में लेयर्स हैं, लेयर्स आपको मैं अगले लेक्चर बताऊंगा कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके साथ साथ मैं आपको लेयर्स का आइडिया दे दूँगा। ये मटेरियल है। मटेरियल के लिए सिंपल, आपने जब कोई भी चीज़ बनानी है, कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना है, उसके लिए आपको मटेरियल का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, मटेरियल के बगैर तो काम होना ही नहीं है आपका। और एम शॉर्टकट की है मटेरियल। ठीक है, इसी तरह से ये आगे आ जाते हैं रेंडर सेटअप। ये आपको मैं बिल्कुल, ये जो रेंडर सेटअप वाला सीन है, ये हमारा होता है सेकंड लास्ट या लास्ट लेक्चर का, क्योंकि उसकी वजह होती है कि हमारा फाइनल जो रिजल्ट आता है वो इन रेंडरिंग सेटअप करने के बाद और रेंडर के बाद आता है। ठीक है, फाइनल आउटपुट रिजल्ट निकालेंगे हम, ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं, इसलिए इसको अभी बताने का कोई हमारा मकसद नहीं है। जब हम उस पॉइंट पर आएंगे तो आप बता देंगे। बाकी ये साइड का आप टूल पैलेट देख रहे हैं, इसमें सेम वही चीज़ें हमारी तकरीबन ऑलमोस्ट जो हमारी यहाँ पर। और इसी तरह से ऊपर भी कुछ ऑब्जेक्ट चीज़ें हैं, जैसे टूल्स हैं, ग्रुप्स हैं, व्यूज हैं, क्रिएट है, मॉडिफायर्स। मॉडिफायर्स में मॉडिफायर्स जिसका मॉडिफायर है, एनिमेशन, ग्राफ एडिटर। ये एनिमेशन साइड पर जब आते हैं, जब होता है रेंडरिंग में, वही रेंडर सेटअप जो यहाँ पर शो हो रहा है वो यहाँ पर भी शो हो रहा है। इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट एक्स्ट्रा, क्योंकि इन्वायरमेंट यहाँ शो नहीं हो रहा है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा इन्वायरमेंट क्या काम करता है। प्रेफरेंसेस क्या काम करते हैं, प्रिंट साइज असिस्टेंट क्या होता है, लाइट एनालिसिस। ठीक है, इसके लिए इसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। ठीक है, सिविल व्यू, कस्टमाइज, कस्टमाइज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इसमें, स्पेशली ये वाला ऑप्शन ज़्यादा यूज होता है आपका टोटल मॉडल में। ठीक है, सो ये हमारा था टोटल ओवरऑल 3D मैक्स का ओवरव्यू।
ठीक है, फाइल सेव करनी है, ओपन करनी है, रीसेट करनी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सारा कुछ आपका यहाँ से शो होगा। ठीक है, सिंपल आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी फाइल सेव करने के लिए आपसे पूछता है कि कहाँ सेव करनी है। तो ये हैं सारे इसके ऑप्शंस। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं स्टार्ट करवाऊंगा मॉडलिंग, पॉली मॉडलिंग, जो कि आपको बताऊंगा कि आखिर पॉली मॉडलिंग क्या होती है। और थोड़ा सा आपको एक मैंने बॉक्स कवर करके भी दिखाया कि पॉली एडिटेबल पॉली का, लेकिन इसकी डिटेल जो है ना वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको एक चीज़ ये क्लियर हो गई, तो अगले उसमें आपको मॉडलिंग वाले पार्ट में क्लियर हो जाएगा एडिटेबल पॉली क्या काम करता है और मॉडलिंग होती कैसे है। वो आपको प्रिंसिपल में बताऊंगा, वो थोड़ी सी टेक्निक्स आपको बताऊंगा। सो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।